नमस्कार। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमेशा की तरह रिपोर्टर दीदी अपनी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है, उपस्थित है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी ही पत्रकारिता के इतिहास की बातचीत करनी आरंभ करेंगे। थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार हम आपके सामने उपस्थित हैं पत्रकारिता के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी को लेकर, जो हमने सीखा है आपसे साझा करने के लिए। तो बात शुरू करते हैं। तो शुरुआत तो इसी से होगी कि पत्रकारिता आखिर कैसे शुरू हुई। पत्रकारिता का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसा रहा होगा, और इसी बारे में हम अपनी जो शुरुआती जानकारी है वो साझा करेंगे। तो अगर हम बात पत्रकारिता की करें तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबको जाना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप सप्रे संग्रहालय के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको सप्रे संग्रहालय के बारे में बताना चाहूँगी, और जो भी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं या जिनको भी पत्रकारिता में रुचि है उनको मेरा सुझाव है कि एक बार आप सप्रे संग्रहालय ज़रूर जाएं। पत्रकारिता के इतिहास को समझने में आपको मदद अवश्य मिलेगी। वैसे अगर बात हम हिंदी पत्रकारिता की करें तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम पत्रकारिता के जो हिंदी पत्रकारिता के जनक हैं जुगल किशोर शुक्ल, उनकी तस्वीर जो है हमें प्राप्त नहीं है। इस बारे में जो खोज होनी चाहिए थी, जितनी खोज होनी चाहिए थी, संभवतः उतनी खोज नहीं हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में अनुसंधान किया जाए। जो भी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं, कम से कम उनको इतिहास के बारे में अगर बात करनी है तो इस बारे में एक शोध तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का इतिहास तो हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने वर्तमान हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दी, उनके बारे में बातचीत तो होनी ही चाहिए, लोगों को जानना ही चाहिए। तो बात हम जब पत्रकारिता के इतिहास की करेंगे तो हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसे जो तमाम अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, जो तमाम लोग हैं जो पत्रकारिता से जुड़े रहे, पत्रकारिता और साहित्य की जुगलबंदी जिन्होंने दिखाई और एक हमें नया आदर्श दिया, उनके बारे में हम बात करें, उनकी थोड़ी सी जानकारी लें। लेकिन ये सब तो होता ही रहेगा। आज अगर हम बात करें तो जो हम बात शुरू करना चाहेंगे वो है पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ, पत्रकारिता की जो उत्पत्ति है वो किस प्रारूप में हुई। अगर आज हम बात करें कि पत्रकारिता है क्या, सीधे सपाट लफ्जों में अगर जनता की दृष्टि से देखा जाए तो पत्रकारिता एक कंप्लेंट बॉक्स है। ऐसा कंप्लेंट बॉक्स जहाँ पे आम आदमी यानी हमारे और आपके जैसे लोग अपनी बातें रखते हैं, और समाचार पत्र और पत्रकार वो माध्यम बनते हैं जो कि हमारी बात प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार की बात हम तक पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रकार का कंप्लेंट बॉक्स भी है और एक प्रकार का सजेशन बॉक्स भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वो पत्रकारिता को आधुनिक युग की एक विशिष्ट उपलब्धि बताते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पत्रकार हमेशा से सत्ता से टकराता रहा है, उससे सवाल करता रहा है और संघर्ष भी करता रहा है, जो कि इन सवालों की ही देन है। इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है। जो भी पत्रकार, जो भी अखबार
सरकार के खिलाफ जहाँ भी गया उसे कहीं ना कहीं दमन का शिकार होना ही पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ही होता आया है। बात अगर अंग्रेज़ों के ज़माने में करें तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिनके अखबार जब्त किए गए। और आज भी अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो भी आपातकाल एक ऐसा दौर गुजरा है और अभी भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी, पत्रकारों के साथ मारपीट और कई बार हत्याएं आम हैं। दुख की बात यह है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई भी सरकार सजग नहीं है और सक्रिय नहीं है। पत्रकारों के साथ कुछ भी होता है तो मान लिया जाता है कि उसके साथ तो यही होना है और पत्रकारों की स्थिति हो गई है सांप से सुंदर की वो सत्ता के साथ रहे तो उसे विपक्ष की मार खानी है, जनता की मार खानी है, और वो विपक्ष के साथ है तो सरकार उसके पीछे पड़ी है। तो बेचारा पत्रकार, बेचारे अखबार आखिर जाए तो कहाँ जाएं। लेकिन काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलना पड़ता है। तो ये एक स्थिति भी हो गई है जहाँ पे अखबारों के अस्तित्व की रक्षा के लिए पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं ना चाहते हुए भी समझौतावादी रवैया अपनाने को विवश हैं, क्योंकि पत्रकारिता हम मानना नहीं चाहते हैं लेकिन है तो उद्योग जिससे रोजी रोटी रोजगार सब कुछ जुड़ा हुआ है लोगों का। अगर आप अकेले चलते हैं तो आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन जब आप 10 लोगों के साथ चलते हैं कि 10 लोगों का परिवार आपके भरोसे है तो कहीं ना कहीं आपको ना चाहते हुए भी कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो शायद आप नहीं लेना चाहते होंगे। बहरहाल ये तो पत्रकारिता, सत्ता और जनता का त्रिकोण है, वो तो जैसा चलता रहा है वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर बात पत्रकारिता की उत्पत्ति की करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि जिस विज्ञापन से हम इतना चिढ़ते हैं उस पत्रकारिता की उत्पत्ति का आधार भी वो विज्ञापन ही थे, क्योंकि पत्रकारिता की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो विज्ञापन के रूप में ही हुआ था। अगर भारतीय इतिहास की करें तो विज्ञापन से परिचित करवाने का जो श्रेय है वो मध्य प्रदेश के दशपुर यानी जो आज का मंदसौर है उस राज्य में कुमार गुप्त के शासनकाल में, जिनका शासनकाल का जो समय है 415 से 455 का है, वहाँ किया गया था और उसके जरिए रेशम की साड़ियों का प्रचार किया गया था। पत्रकारिता पे बात करते हुए पत्रकारिता पे एक किताब लिखने की कोशिश के तहत, किताब का काम तो अधर में लटका है लेकिन काफ़ी कुछ जानना हुआ। तो हमारा जाना हुआ सप्रे संग्रहालय में और हमारी जो मुलाकात है वहाँ पे हुई डॉक्टर मंगला अनुजा से। मंगला अनुजा जी ने पत्रकारिता पे एक विशाल ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है और उसमें महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी दी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब बात हम उत्पत्ति की करें और समाचार पत्रों की करें तो समाचार पत्रों का जनक चीन है, चीन को माना जाता है और 618 में पहले पहल इनका प्रचार हुआ समाचार पत्रों का। तब क्या होता था कि राज दरबार से संबंधित जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को एक कागज़ पर लिखकर लोग एक तख्ते पर चिपकाते थे और पेकिंग शहर जो था चीन में, वहाँ पे गली गली वो तख्ता दिखाया जाता था। अब सवाल ये है कि पत्रकारिता में जो पत्रकारों को या जो भी लोग इनसे जुड़े हैं उनकी आमदनी कैसे होती थी उस समय। तो ये लोग जो तख्ते पर जनसाधारण को जो सूचनाएं दिखाया करते थे उन सूचनाओं को दिखाने के एवज में उनको जनता से जो कुछ भी मिल जाया करता था वही उनकी आय हुआ करती थी और उसी पर उनका गुजारा हुआ करता था। इसके बाद धीरे धीरे जो मुख्य समाचार हैं वो लिखकर बांटे जाने लगे तो जन्म हुआ पेकिंग गजट का। मित्र विलास लिखता है
कि चीनी अखबार पेकिंग गजट का प्रकाशन 2000 सालों से हो रहा है। इसके 900 संपादकों के सिर काटे गए। 900 संपादकों का दंड पाना और उस पर भी 2000 वर्ष जिंदा रह जाना अखबार के लिए बेशक बहादुरी की बात है। यह जानकारी सरस्वती में चीन के समाचार पत्र के नाम से एक लेख छपा था, उसमें मिलती है। तो यहाँ एक बात तो तय है कि आज चीन में जिस तानाशाही की बात होती है, चीन का जो स्वरूप हम देखते हैं, वो चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। यह देश हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। तभी तो पत्रकारिता के योगदान के लिए संपादकों को इतना कड़ा दंड भोगना पड़ा। बात भारत की करें तो भारत में भोजपत्र का उल्लेख होता है। मुसलमान बादशाहों में ऐसा कहा जाता है कि कागज बनाना शुरू किया। लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ ताड़पत्रों का जो चलन था, इसके अलावा जो मुनादी पिटवाई जाती थी, जो ढिंढोरा पिटवाया जाता था, जनसाधारण को जो सूचनाएं दी जाती थी, और नारद को तो देवर्षि नारद जो हैं उनको तो विश्व का पहला पत्रकार ही कहा जाता है। यानी पत्रकारिता का जो चलन था वो भारत में प्राचीन परंपरा से ही है, अलग अलग तरीके से है। लेकिन जब बात आधुनिक युग की है और कागज की बात आती है तो इसका जो संबंध है बहुत से लोग मुगल शासकों से जोड़ते हैं। और मुद्रण कला की शुरुआत 1447 में हुई। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस मशीन और बाद में धातु के चल टाइप बनाने में सफलता प्राप्त की। 1456 में उन्होंने दुनिया का पहला छापाखाना स्थापित किया। इससे पहल जो है, इसमें बाइबल छापी गई। उस बाइबल की 2000 प्रतियां माइटन्स के गुटेनबर्ग संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। विद्वान कहते हैं कि पत्रकारिता का आरंभ 131 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ था। उस साल पहला दैनिक समाचार पत्र निकलने लगा था। उसका नाम था एक्टा ड्यूरेना, जिसका मतलब था दिन की घटनाएं, यानी जो दिन में घटता था उनका एक रोजनामचा। यह वास्तव में पत्थर या धातु की एक पट्टी होता था जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थीं और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णयों और जो ग्लैडिएटर होते हैं, ग्लैडिएटरों की लड़ाइयों के परिणामों के बारे में सूचनाएं मिलती थीं। दुनिया का पहला मुद्रित अखबार रिलेशन के नाम से निकला था। जुलाई 1605 फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में प्रकाशित हुआ। हालांकि विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र रिलेशन है और जर्मन भाषा में निकलने वाले ये जो समाचार पत्र है वो जोहान कैरोलस द्वारा निकाला गया था और आधिकारिक रूप से इसे विश्व का सबसे पुराना मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। न केवल विभिन्न लेखकों बल्कि विश्व समाचार पत्र संघ ने भी इसे सबसे प्राचीन समाचार पत्र माना है। और 1609 में जब हम देखते हैं तो पहले इस समाचार पत्र का जो मुद्रण है उसका वर्ष 1609 में माना गया था। लेकिन जो स्ट्रासबर्ग
म्यूनिसिपल आर्काइव है, उसमें इसके संस्थापक कैरोलस के पिटिशन के मिलने के बाद इसका प्रथम मुद्रण वर्ष 1605 माना गया। भारत में मुद्रण कला का जो आरंभ है वो 1556 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। इस प्रेस को पुर्तगाल से जहाज पर लाने वाले थे जोआओ दे बुंतामेतो। 1577 में तमिल टाइप छापे गए। 1674 में मुंबई में पहला प्रिंटिंग प्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया। दूसरा 1772 में चेन्नई में स्थापित हुआ। चार्ल्स विल्किंस द्वारा डाले गए बांग्ला अक्षरों के टाइप से 1778 में बांग्ला अंग्रेजी व्याकरण की भारतीय भाषा की पहली पुस्तक छपी। इन्हीं चार्ल्स विल्किंस ने देवनागरी अक्षरों के टाइप तैयार किए। 1779 यानी 1779 में कोलकाता में कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। इसी शहर से यानी हमारे कोलकाता से ही भारत के पहले समाचार पत्र हिकी गजट का जन्म हुआ। 29 जनवरी 1780 में ये अखबार जो था हिकी गजट शुरू हुआ। जेम्स अगस्टस हिकी ने इसे निकाला था और इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे एक तरह से उनका भंडाफोड़ होता था। जेम्स अगस्टस हिकी का अखबार हिकीज बंगाल गजट और दी ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर ये समाचार पत्र थे। अखबार में 2 पन्ने थे और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी थे जो हमने बताया उनके व्यक्तिगत जीवन पर लेख छपते थे। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार हिकी ने गवर्नर की पत्नी पर कुछ आक्षेप किया तो उनको 4 महीने के लिए जेल भेजा गया। यानी पत्रकारों का जेल भेजा जाना, उनका प्राण दंड पाना, यह हमेशा से ही होता आया है और अब भारत के पहले से ही होता आया है। 4 महीने के लिए हिक्की जेल गए, उन पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन वो इसके बावजूद शासकों की आलोचना करते रहे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की, तो अब की उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 1 साल के लिए जेल भेजा गया उनको और जाहिर है अखबार बंद हो गया। अगर बात हिंदी अखबारों की करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि भी यही शहर है, कोलकाता है। 1826 में कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। कहते हैं कि बड़ा बाजार की आमरतला गली थी, आज वो गली खो गई है। होना तो ये चाहिए कि हम मिलकर उसे खोजें, कम से कम कोशिश करें। बहरहाल ये साप्ताहिक पत्र भी 1827 तक चला, यानी 1 साल, और पैसे की कमी के कारण ये भी बंद हो गया। इसके अंतिम अंक में लिखा है, उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पौष बदी 1 भौम संवत 1884, तारीख दिसंबर सन 1827। यानी ये जो दिसंबर है यही वो समय है, यही वो महीना है जब ये अखबार उदंत मार्तंड बंद हुआ। जुगल किशोर शुक्ल ने बड़े दुख के साथ लिखा, आज दिवस लौ उग चुके हों, मार्तंड उदंत अस्ताचल को जात है, दिन कर दिन अब अंत। आप कल्पना कीजिए कि किस गहरी पीड़ा के साथ उन्होंने ये बातें लिखी होंगी। गिल क्राइस्ट की जो गिनती है वो कलकत्ता में हिंदी का श्री गणेश करने वाले विद्वानों में गिनी जाती है।
भारत में पत्रकारिता शिक्षा की नींव एनी बेसेंट ने रखी, जो खुद एक पत्रकार थी। अब हम बात करेंगे भारतीय भाषाओं में महिला पत्रकारिता के योगदान की, जिन पर हम ना के बराबर बात करते हैं। भारतीय भाषाओं की महिला पत्रकारिता में जो पहला नाम आता है वो है मोक्षदायिनी देवी का। मोक्षदायिनी देवी ने 1848 में बांग्ला महिला नामक एक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया। सबसे पहले भारतेंदु थे जिन्होंने कम से कम हिंदी प्रदेश में महिलाओं की इस आवश्यकता को समझा, सचेत हुए और परिणाम ये हुआ कि 1874 में उन्होंने बाला बोधिनी नाम की पत्रिका प्रकाशित की। भारत में हिंदी की प्रथम पत्रिका का संपादन करने वाली जो महिला पत्रकार थीं वो थी हेमंत कुमारी देवी चौधरी। इन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम से 1888 में सुगृहिणी नामक पत्रिका प्रकाशित की। आज भी सप्रे संग्रहालय अगर आप जाएंगे तो हेमंत कुमारी देवी चौधरी की तस्वीर आप देख सकते हैं। हैरत की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद भी हम इन महिलाओं के योगदान पर ना के बराबर बात करते हैं। हम इनकी जयंतियां नहीं मनाते हैं। यहाँ तक कि जो महिला पत्रकार हैं वो भी इस बारे में बात नहीं करती हैं और ये बहुत दुख की बात है। आप कल्पना कीजिए कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही मुख्य रूप से, जबकि महिलाओं का घर के बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था, किस तरह से ये महिलाएं काम करती होंगी, तमाम आक्षेपों आलोचनाओं को सहते हुए एक ऐसे क्षेत्र में जहां पे महिलाएं ना के बराबर थीं। अगर बात हम आधुनिक काल की करें तब भी बहुत कुछ नहीं बदला है। मानसिकता वही जस की तस है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं जब पत्रकारिता में आई थी तब भी हिंदी पत्रकारिता में महिलाएं कम से कम इस शहर में ना के बराबर थीं। बड़ी विचित्र दृष्टि से देखा जाता था महिलाओं को। आज तो महिलाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन प्रश्न तो वहीं पे है। हिंदी पत्रकारों में, हिंदी पत्रकारिता में, अखबारों में, पत्रिकाओं में, अखबारों में मुख्य रूप से संपादक के जो पद हैं उन पर महिलाएं क्यों नहीं हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये तो सत्य है कि जब एक पुरुष संपादक जब जाता है थक हार कर घर, तो उसके सिर पर जब तक कि अगर वो अकेला ना हो, अविवाहित ना हो, अब ऐसी स्थिति में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके लिए खाना बनाने जैसी जो सुविधा है उसे कहीं ना कहीं से मिल जाती है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें एक साथ सब कुछ देखना है, दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके बावजूद एक सत्य यह भी है कि प्रोत्साहन नहीं मिलता। बहरहाल आज पत्रकारिता के इतिहास की बात हमने शुरू की और इसे हम आगे ले जाएंगे। तब तक आप भी कुछ देखिए और कुछ आपको दिखता है तो हमें भी बताइए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमें दीजिए अनुमति। फिर से हम मिलते हैं। नमस्कार।